And once again, I welcome you all to the GK Today platform. आवाज़ से ही आपने पहचान लिया होगा, आई एम नुज़हत सना और पहले मैं लीव पे थी लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ, तो अब यहाँ से मैं ही क्लासेस कंटिन्यू करने वाली हूँ। और मैंने आपको इस दौरान कितना ज़्यादा मिस किया आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मेरा बहुत दिल हो रहा था आपको पढ़ाने का, लेकिन कुछ रीज़न ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा और मुझे वापस आने में भी काफ़ी टाइम लग गया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 1 मार्च से कंटिन्यू करूँगी क्लासेस, बट थोड़ा सा और टाइम लग गया था उधर, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं वापस आ चुकी हूँ और यहाँ से अब हम साथ में पढ़ाई करेंगे। अब तक सिया मैम ने आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तो उनको हम सब मिलके थैंक यू बोलते हैं। और जीके टुडे हमेशा मेक श्योर करता है आपको कि आपका कोई भी लॉस ना हो। तो इतने दिनों में आई एम श्योर कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी और हर दिन जीके टुडे ने आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड किया है। तो बस अब आप एग्जाम्स क्रैक करिए और जीके टुडे को बताइए, कमेंट्स में लिखिए। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम और बेहतर वीडियोस, लेक्चर्स और कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आज मैंने रिवीजन सेशन नहीं इंक्लूड किया है, तो हमने जहाँ पे छोड़ा था 20 फरवरी तक, वहाँ तक हमने 2 मंथ अब तक कवर कर लिए हैं, नवंबर और दिसंबर मंथ। देखिए इस बार मैं क्या सोच रही हूँ, इस बार सबसे पहले तो हम लोग रिवीजन सेशन में एक कोई मंथ पकड़ेंगे जिसको हम रिवाइज करेंगे। अब आपको वो बताना है कि वो आप चाहते हैं जनवरी हो या फिर फरवरी हो। जो भी मंथ आपको सही लगता है आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप जनवरी मंथ को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप वो बता सकते हैं। अगर आप फरवरी को प्रेफर करते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो सारे लोग अपने व्यूज़ कमेंट्स में लिखेंगे और जो लोग यहाँ पे नए हैं वो नवंबर और दिसंबर का अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो वो पुराने लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं। किस तरह से हम इसमें प्रोसीड करते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता दूं। तो सबसे पहले हम आज के करंट अफेयर्स करते हैं, फिर जब रिवीजन सेशन पे आते हैं तो इसमें हम किसी भी एक मंथ के पर्टिकुलर टॉप 240 क्वेश्चंस निकालते हैं, जिनको हम 15-15 करके 16 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 महीने में ऑलमोस्ट हमारे लगभग 2 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इफेक्टिव वे है अगर आप पुराने करंट अफेयर्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो जो लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक नवंबर और दिसंबर में कोई भी करंट अफेयर्स का सेशन हमारा नहीं लिया है, तो वो जाके पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको टोटल 240 क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। और साथ ही आप कमेंट्स में ये भी मेंशन करिएगा कि अब आप जनवरी मंथ का रिवाइज करना चाहते हैं या फिर फरवरी मंथ का। ठीक है, तो फर्स्ट बात तो ये हो गई। सेकेंड, मैंने इस बार ये प्लान किया हुआ है कि हम लोग डेली एक कैटेगरी भी करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि आपको कैटेगरी वाला ज़्यादा सही लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल आज हमने होस्ट रिवाइज करना है, तो होस्ट की मैं एक टेबल आपको बना के दूंगी। उसमें डिफरेंट तरह के जो होस्ट होंगे, कौन सी सिटीज़ होस्ट हैं, इसको हम लोग देख लेंगे। लगभग उसमें 7-8 क्वेश्चन रहेंगे या 10 क्वेश्चन कर देंगे। तो हर दिन इस टाइप की एक टेबल भी आपसे इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, डिफरेंट तरह के कैटेगरीज हम लोग रोज़ करेंगे, लाइक होस्ट, अपॉइंटमेंट, फिर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसके अलावा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो न्यूज़ में हैं, फिर इंपॉर्टेंट कंपनीज जो न्यूज़ में हैं, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स, इस तरह करके। ठीक है, तो हर दिन इसमें की आपको एक टेबल ज़रूर मिलेगी रिवीजन सेशन में। ठीक है, तो आई होप कि अब आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है। पहले आप आज के करंट अफेयर्स करेंगे, उसके बाद रिवीजन में चलेंगे। वहाँ पे हम पुराने मंथ का एक बार रिवीजन देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस का। उसके बाद एक टेबल हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग क्विज पे आएंगे और उसके बाद अपना सेशन हम वाइंड अप कर देंगे। फाइन, तो आप ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा। साथ ही आपने मुझे मिस किया या नहीं इतने दिनों में, आप ये भी मेंशन करिएगा कमेंट्स में, क्योंकि मैंने तो आप सबको ज़बरदस्त तरीके से मिस किया था। चलिए अच्छा, अब अपना सेशन हम शुरू कर लेते हैं। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, विच स्टेट्स मेड द मोस्ट प्रोग्रेस इन ट्रांजिशन टू क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, और इसमें आपको बताना है कि क्लीन इलेक्ट्रिसिटी की तरफ स्विच करने में कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाया है, मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं। तो ये 2 स्टेट्स हैं, कर्नाटका एंड गुजरात। इन्होंने सबसे ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं अपने स्टेट को क्लीन इलेक्ट्रिसिटी की तरफ स्विच करने में। ठीक है, और ये रिपोर्ट प्रिपेयर कौन करता है? इसको प्रिपेयर करता है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। किसके साथ मिलके? EMBER के साथ। तो इस रिपोर्ट में टोटल 16 स्टेट्स को एनालाइज किया गया है, जो कि अकाउंट करते हैं इंडिया के एनुअल पावर रिक्वायरमेंट में 90%। फाइन, तो जो मेजर स्टेट्स हैं उनमें कौन से 2 स्टेट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस दिखाया है? तो ये हैं कर्नाटका एंड गुजरात। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम रैंक्स एंड रिपोर्ट्स की बात करें तो आपने सुना होगा लग्जरी हाउसिंग में किस तरह की प्राइस ग्रोथ हो रही है, इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें मुंबई की रैंक हाल ही में 37th पोजीशन पे
पहुंच चुकी है, ठीक है। और लास्ट टाइम 2022 में इसकी रैंक कितनी थी? 92। प्रेजेंट में मुंबई की रैंक हो गई है 37। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स सबको पता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। इसमें टोटल 191 कंट्रीज को एग्जामिन किया गया है और इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? 132, ठीक है। और अगर आपसे पूछें कि टॉप 3 कंट्रीज इसमें कौन सी रही, तो फर्स्ट थी इसमें स्विट्जरलैंड, सेकेंड थी नॉर्वे और थर्ड थी आइसलैंड। यूजुअली आपसे या तो सबसे पहले वाला पूछ लेते हैं स्विट्जरलैंड, या फिर इंडिया की रैंक यूजुअली ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस प्लैनेट पे रिचेस्ट पर्सन कौन है, तो ये हैं एलॉन मस्क, CEO टेस्ला कंपनी के, ठीक है। और ये किसकी रिपोर्ट के मुताबिक है? ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक। तो एक बार फिर से एलॉन मस्क पूरे प्लैनेट पे सबसे रिचेस्ट पर्सन साबित हुए और सेकेंड पोजीशन पे थे इसमें बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस से हैं। इसके अलावा आपने इंटरनेशनल IP इंडेक्स का सुना होगा। इसमें इंडिया की रैंक कितनी थी? इसमें इंडिया की रैंक थी 42, कितनी कंट्रीज़ के बीच में? 55। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री थी? फर्स्ट पे था US, इसके बाद सेकंड पे था UK और थर्ड पे था फ्रांस, ठीक है। तो हमेशा बस फर्स्ट वाला याद रखा करिए कि टॉप किसने किया उस इंडेक्स को और इंडिया की रैंक क्या थी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी को हाल ही में लॉन्च किया है? तो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। कौन है ये? मिस्टर राजीव चंद्रशेखर। इन्होंने ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी को लॉन्च किया है हाल ही में। क्या होता है ये? बेसिकली एक तरह का फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल करता है हमारे डिजिटल नागरिक्स को, ठीक है। और ये मैकेनिज्म किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये बेसिकली जो ओवरऑल फ्रेमवर्क है इंटरनेट को ओपन, सेफ और ट्रस्टेड बनाने का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। और साथ ही जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ये उसके थ्रू अकाउंटेबल हो जाएंगे। फाइन, तो बस आपको याद रखना है कि ग्रीवेंस अपीलेट कमिटी किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की बात करें तो ये और किस वजह से न्यूज़ में था? सबसे पहले हाल ही में एक डिजिटल पेमेंट उत्सव अनाउंस किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटल पेमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है। और इसको कंडक्ट किया जा रहा है ऑन द साइडलाइंस ऑफ द G20 मीटिंग। और G20 के बारे में ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी ले ली है फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। कौन सी कंट्री से? इंडोनेशिया से। और अब अगले 1 सालों के लिए इंडिया ही G20 का प्रेसिडेंट रहने वाला है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को लॉन्च किया है, जिसका मेन एम क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना, साथ ही जो G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग है उसको प्रमोट करना, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो मीटिंग है इसके लिए पहला डेस्टिनेशन कौन सा था इंडिया में? ये है लखनऊ। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम को हाल ही में लॉन्च किया गया है ताकि प्रसार भारती को फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। और प्रसार भारती इंडिया का पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। एम क्या है? जो पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना कंट्री के अंदर, लाइक दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच बैंक हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ सिटी ग्रुप्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेसेस? कौन सा बैंक है जिसने सिटी ग्रुप के इंडिया कंज्यूमर बिजनेस को अक्वायर कर लिया है? ये है एक्सिस बैंक। और कितने लागत के साथ इन्होंने एक्वायर किया है? 11,603 करोड़ रुपीज़। और इस एक्विजिशन में जो सिटी ग्रुप के इंटरनेशनल क्लाइंट बिजनेसेस हैं इंडिया के अंदर उनको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। तो कौन खरीद रहा है? एक्सिस बैंक। किसको खरीद रहा है? सिटी ग्रुप के इंडिया कंज्यूमर बिजनेसेस को, ठीक है। चलिए कुछ बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। किसके ऊपर? मुसिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर। रीज़न क्या था? रीज़न ऑब्वियस था कि इनके पास एनफ कैपिटल नहीं था और इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, ठीक है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं इस बैंक के ऊपर ये अगले 6 महीनों तक वैलिड रहेंगे और उसके बाद फिर फर्दर इनको रिव्यू किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी फेडरल बैंक है हाल ही में इन्होंने 100
किलोवाट पावर का एक सोलर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया है? अलुवा ऑफिस में, ठीक है। और फेडरल बैंक की बात करें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके मेन ऑफिस कहाँ पे हैं? अलुवा, कोची और केरला में। अच्छा, इसके अलावा एक और बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, पब्लिक सेक्टर की बैंक है। इन्होंने लॉन्च करी है हाल ही में इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम की फैसिलिटी, किसके साथ मिलके? इन एसोसिएशन विथ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। इसका फीचर क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का? बेसिकली ये कंप्लीटली पेपरलेस मोड होता है जिसमें डिजिटल स्टैंपिंग होती है और डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह मौजूद होते हैं। फाइन, तो बस याद रखिएगा कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम को हाल ही में लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट है, विच कंट्री अनाउंस द इंडो पैसिफिक टेक इनवॉय? कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में इंडो पैसिफिक टेक इनवॉय को अनाउंस किया है? तो इंडिया और यूके ने हाल ही में लॉन्च किया है इंडिया ब्रिटेन एक्सचेंज स्कीम ड्यूरिंग द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। और ब्रिटिश के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर जेम्स क्लेवरली, इन्होंने अनाउंस किया है कि यूके का पहला टेक इनवॉय इंडो पैसिफिक रीजन के लिए सेटअप किया जाएगा, जिससे कि इंडिया के साथ हमारे जो टाइज हैं वो मजबूत होंगे, ठीक है। इसमें जो है डिफरेंट तरह के इश्यूज डिस्कस होंगे, लाइक यूके इंडिया का जो 2030 रोड मैप है उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहे हैं, इसी तरह की डिफरेंट और चीज़ें। बस याद रखिएगा कि इंडो पैसिफिक टेक एनवॉय हमने किसके साथ साइन किया है? तो ये है कंट्री यूके। कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो हाल ही में एक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 8। कब से कब तक हो रही है ये? 27 फरवरी को स्टार्ट हुई थी और ये होगी 17 मार्च तक, ठीक है। ये एक तरह की मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज होती है जिसमें डिफरेंट तरह की कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। कौन कौन सी? यूएई, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड द यूएस, ठीक है। इसके अलावा अगर यूके की बात करें तो यूके गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले लॉन्च करी थी यंग प्रोफेशनल्स स्कीम को इंडिया के लिए, राइट। और इस स्कीम में क्या था, जो इंडिया के नेशनल्स हैं जो 18 से लेकर 30 साल के बीच में हैं वो ब्रिटेन में जाके रह सकते हैं और वहाँ काम कर सकते हैं अगले 2 सालों के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। इसके अलावा आपने एक और कोर्स सुना होगा जिसका नाम है सीनियर मिशन लीडर्स कोर्स। कहाँ पे हो रहा है ये? टोक्यो, जापान में। कब से कब तक? 19 से लेकर 30 जून तक। और जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को एक डायरेक्शन दी है कि उन्हें अपने स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से 3 कैंडिडेट को नॉमिनेट करना होगा जो कि डिफरेंट 3 सेगमेंट से होंगे, मिलिट्री, पुलिस और सिविलियन डोमेन, ठीक है। और बोथ मैन एंड वुमेन को आप चूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो याद रखिएगा सीनियर मिशन लीडर्स कोर्स किसका है? ये जापान का है। इसके अलावा एक मिजोरम से जीआई टैग प्रोडक्ट है, एक चिली की वैरायटी है जिसका नाम है बर्ड्स आई चिली। हाल ही में मिजोरम ने डिसाइड किया है कि ये यूएस कंट्री को ये चिली एक्सपोर्ट करेंगे और इसका नाम थाई चिली भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? कौन सी सिटी होस्ट है G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए? तो ये फिजिकल फॉर्मेट में होगी नई दिल्ली में अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। और ये जो मीटिंग है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग्स है फॉरेन मिनिस्टर्स की जिसको कि कभी होस्ट किया गया है। और इसमें टोटल 9 गेस्ट कंट्रीज़ भी मौजूद रहेंगी। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये? सबसे पहले है बांग्लादेश, फिर इजिप्ट, इसके बाद मॉरिशस, नीदरलैंड्स, फिर नाइजीरिया, ओमान, फिर सिंगापुर, स्पेन एंड द कंट्री यूएई, ठीक है। तो क्योंकि G20 आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो जो भी G20 के अंदर में मीटिंग्स हो रही हैं इनकी आप सेपरेट लिस्ट बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो जो G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है कहाँ पे होगी? नई दिल्ली में। कुछ और अगर हम समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 7th इंटरनेशनल धर्मा धम्मा कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है। और कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? तो भोपाल सिटी में, मध्य प्रदेश के। इसके अलावा लोकसभा के स्पीकर मिस्टर ओम बिरला ने इनॉग्रेट किया 19th एनुअल जोन 3 कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन, कहाँ पे? सिक्किम में, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ओम बिरला ने इनॉग्रेट किया है 19th एनुअल CPA कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे? सिक्किम स्टेट में। फिर इसके अलावा 12th वर्ल्ड हिंदी
कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट हुई थी कहाँ पे, कौन सी कंट्री में, फिजी में। और इस इवेंट के लिए थीम क्या रखी गई थी, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा बहुत सारे होस्ट एंड कॉन्फ्रेंसेस वाले क्वेश्चन और भी हैं, लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को इनॉग्रेट किया था लखनऊ में कुछ दिनों पहले, राइट। इसके अलावा जो 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस था, ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, अहमदाबाद में। तो ये जब हम रिवीजन वाली टेबल करेंगे, अगर हम जब होस्ट वाला टॉपिक वहाँ पे उठाएंगे तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस अपने आप वहाँ पे कवर होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ बैंड द यूज ऑफ फॉरेन वर्ड्स टू प्रोटेक्ट इट्स लैंग्वेज। अपनी खुद की लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी कंट्री है जिसने ये बैन कर दिया है कि अब आप दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये डिसाइड किया है रशिया कंट्री ने। रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने डिसाइड किया है कि रशिया की लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, और रशिया के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको भी बैन किया जा रहा है कि वो किसी भी तरह के फॉरेन वर्ड्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। साथ ही जब वो अपनी ड्यूटी पे रहेंगे तब इन वर्ड्स का यूज़ टोटली प्रोहिबिटेड है, ठीक है। इसके अलावा एक लिस्ट बनाई जाएगी उन वर्ड्स की जिसमें फॉरेन रूट्स आते हैं और जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अभी भी रशिया में। ये लिस्ट बाद में रिलीज़ की जाएगी। तो बस याद रखना है आपको कि रशिया ने अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो फॉरेन वर्ड्स हैं उनको टोटली बैन कर दिया है। इसके अलावा अगर कुछ और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थोड़ा सा देखें तो आपने कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का नाम सुना होगा। ये कहाँ पे होगी, यूके में होगी इसी मंथ में। और ये एक तरह की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, लाइक सिंगापुर, फिनलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, ठीक है। और इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। फिर इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज 8। इसके अलावा आपने आजकल इंडियन सबमरीन INS सिंधु केसरी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। सिंधु केसरी ने सुंदा स्ट्रेट को पास करते हुए इंडोनेशिया कंट्री में एंट्री कर ली थी, और ये पहली बार है जब एक इंडिया की सबमरीन इंडोनेशिया पहुंची थी, ठीक है। इसी के साथ INS सिंधु केसरी इंडिया और इंडोनेशिया के रिलेशंस में काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गई है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक सैटेलाइट का नाम सुना होगा जिसका नाम है ज़ोंग 26। ये हाल ही में चाइना कंट्री ने लॉन्च करी है। कितनी लागत के साथ, $333 मिलियन, और इसको लॉन्च किया गया है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग मार्च 3D रॉकेट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना एविएशन और शिप रिलेटेड ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता हु वन द स्पोर्ट्स स्टार ACES स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड प्लेस विच स्पोर्ट। आपको बताना है कि ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं। सविता किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि इन्होंने रिसीव किया है स्पोर्ट्स स्टार ACES स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब। और किस वजह से इनको ये दिया गया है, क्योंकि जो बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स थे 2022 के, इसमें इन्होंने अपनी टीम को ब्रोंज मेडल जिताने में हेल्प करी थी, ठीक है। साथ ही याद रखिएगा कि जो PR श्रीजेश हैं, इनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए 2022 में, जिसमें इन्होंने इंडिया की टीम को 3rd पोजीशन दिलाई थी इन द FIH हॉकी प्रो लीग, और इसके बाद इन्होंने सिल्वर मेडल दिलाया इंडिया की टीम को एट द बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो याद रखिएगा सविता किससे एसोसिएटेड हैं, ये रिलेटेड हैं हॉकी से। कुछ और स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स अगर देखें तो जो कैप्टन हैं अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के लियोनेल मेसी, इनको हाल ही में दिया गया है बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड, और ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड है स्पोर्ट पर्सनालिटीज़ के लिए, स्पेशली उनके लिए जो कि फुटबॉल गेम से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 2023 का T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप है, ये कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में। फाइनल बैटल किसके बीच में हुई थी, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इस बैटल को जीत लिया था। और ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन टीम है, इसी के साथ इन्होंने अपना 6वां T20 वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम इट, सर्जियो रामोस गार्सिया, ये कौन है, ये स्पेन के फुटबॉल प्लेयर हैं। ये जाने जाते हैं अपने अग्रेसिव प्ले के लिए, और हाल ही में इन्होंने डिसाइड किया है या अनाउंस किया है कि ये रिटायरमेंट ले रहे हैं इंटरनेशनल फुटबॉल से, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये स्पेन से है। नेक्स्ट है, विच टेनिस प्लेयर ब्रोक द स्टेफी ग्राफ्स रिकॉर्ड ऑफ लीडिंग द WTA रैंक फॉर 377 वीक्स। तो कौन से इसमें से टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने स्टेफी ग्राफ का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, किस पर्पज़ में,
जो WTA की रैंकिंग्स होती है उसमें अब तक स्टेफी ग्राफ ने सबसे ज़्यादा टाइम तक टॉप किया था, 377 वीक्स तक। लेकिन अब इसमें से कौन है जिन्होंने इनका रिकॉर्ड ब्रेक किया है? ये हैं नोवाक जोकोविच। और अब नोवाक जोकोविच ने हराया है थॉमस मैकैक को, कहाँ पे? एट द दुबई चैम्पियनशिप्स। और इसी के साथ ये WTA रैंकिंग्स को टॉप कर चुके हैं टोटल 378 वीक्स के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा ये है नोवाक जोकोविच। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये हैं सर्बिया से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस आर एसोसिएटेड विद विच इंस्टीट्यूशन? तो जो WHO इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 थे, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया गया था। तो इसका जो पहला राउंड है नेगोशिएशंस का, वो हाल ही में कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 300 सजेस्टेड चेंजेस को प्रपोज किया गया था डॉक्यूमेंट में। और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 को इम्प्लीमेंट किया जाता है टोटल 196 कंट्रीज़ में अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये एक तरह का बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल लॉ का, जो कि फोर्स में आ गया था 2007 में। सिंपली याद रखिएगा कि इसको कौन डील करता है, तो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप अ पैनल टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर इंटरेस्ट? इंडिया में कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में एक पैनल सेटअप किया है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो ये है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक 6 मेंबर का पैनल क्रिएट किया है ताकि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को चेकआउट कर सकें। किस वजह से? क्योंकि एक रिपोर्ट जारी की थी यूएस के शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप्स के ऊपर, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर इनके मैसिव फाइनेंशियल फ्रॉड को लेके। लेकिन अदानी ग्रुप ने बदले में सिर्फ ये बताया कि ये सिर्फ एलिगेशन है और इनकी रिपोर्ट को इन्होंने एक कैलकुलेटेड अटैक का नाम दिया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये पैनल सेटअप किया है वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। और एक बार हम लोग अपना मंथ डिसाइड कर लेंगे 1-2 दिन में, जनवरी या फिर फरवरी, तो उस हिसाब से फिर हम लोग 1-2 दिन में ही रिवीजन सेशन भी अपना इंक्लूड करने लगेंगे। ठीक है, तो अपना फीडबैक ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। साथ ही आपने मुझे कितना मिस किया ये भी लिखिएगा। और थर्ड चीज़ आपको क्या लिखनी है कि आप जनवरी मंथ का रिवीजन करना चाहते हैं या फिर फरवरी का, ये भी लिखिए। ठीक है, तो कल फिर हम मिलेंगे। चलते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.